हेलो गाइस, आप सभी से बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रहा है। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको सेमिनार दिखाने वाला हूं जो हमारे विश्वविद्यालय बीएचयू के अंदर कराया जा रहा है। ये हमारे मुकेश भैया द्वारा बीएचयू के अंदर सेमिनार कराया जा रहा है। हमारे जो मुकेश भैया है वो इकोनॉमिक्स से बीएचयू के अंदर पीएचडी कर रहे हैं। वो इनको यहाँ पर आए हुए लगभग 10 साल हो गया है। तो आज इन्होंने अपना एक सेमिनार रखा है और हम उस सेमिनार में जाएंगे, आपको वहाँ पर दिखाएंगे कि उस सेमिनार में क्या क्या होता है और वो सेमिनार कितना अच्छा होता है, कितना अट्रैक्टिव होता है। अगर आप बीएचयू आना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो आज मैं जैसे ही यहाँ से निकलने वाला था अपने रूम से, तैसे ही बारिश हो चुकी है और आज का मौसम काफ़ी सुहावना है। जो आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ कि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। तो आइए आज का मौसम भी दिखा देते हैं आपको और उसके बाद हम चलते हैं अपने बीएचयू की तरफ। वहाँ जाकर मैं बताऊँगा यह सेमिनार रखा गया है वह कहाँ रखा गया है और किस फैकल्टी में है। मैं आप सभी को यह सब चीज़ें दिखाऊँगा। तो पहले मैं आपको बाहर का खूबसूरती दिखा देता हूँ कि आज कितना खूबसूरत दिन है और आज ही बारिश हुई है। 2022 में बारिश के मौसम में आज पहली बार बारिश हुई है। जिस दिन हमारे मुकेश भैया सेमिनार रखे हैं तो आज कितना अच्छी बात है कि उनके सेमिनार रखने के बाद बारिश हुई है। तो मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि इनका सेमिनार जो हो बहुत ही अच्छा जाए। तो आइए मैं आपको बाहर का व्यू, हमारे बाहर का व्यू आप देख रहे होंगे कि बारिश हुई है, ठीक ठाक बारिश हो रही है, आप कह नहीं सकते। मैं निकलने वाला था बीएचयू की तरफ तभी बारिश हो गई है, यानी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। उससे पहले मैं लाइब्रेरी चलूँगा, फिर उसके बाद मैं 12 बजे जाऊँगा ओल्ड पीजी समता भवन में, जहाँ पर हमारा सेमिनार स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत एरिया है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो आइए अब हम निकलते हैं बीएचयू की तरफ। तो दोस्तों मैं अपने लॉज से निकल चुका हूँ और रोड पर आ गया हूँ। तो अब हम चलते हैं बीएचयू की तरफ। देख सकते हैं रोड का नज़ारा, आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, बारिश हुई है ठीक ठाक, रोड भीगा हुआ है। तो अब हम मिलते हैं बीएचयू गेट के अंदर, क्योंकि हमें साइकिल चलाने में इसका थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो वेट करिएगा, मिलते हैं बीएचयू के अंदर। हालांकि आज मैं बहुत धीमे धीमे जा रहा हूं क्योंकि जो हमारी साइकिल है वह पीछे से पानी फेंकता है, तो हमें धीरे जाना पड़ रहा है। हम लोग फैशन के लिए रेंजर ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत थोड़ी सी बारिश में होती है क्योंकि जो उसका पहिया होता है वह पीछे से पानी फेंकता है हल्का हल्का, तो हमें धीरे जाना पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा लेट पहुँचेंगे आज। तो हमने बीएचयू के अंदर एंट्री ले लिया है। ये रहा बीएचयू का व्यू। अगर आप इधर से जाते हैं तो लंका सीधा चला जाएंगे, क्योंकि मैं सीर गेट पर रहता हूँ। सीर गेट अभी गया है पीछे, आप देख सकते हैं। तो अब निकलते हैं आगे की तरफ। देख सकते हैं कि आज बीएचयू के अंदर का भी मौसम काफ़ी खूबसूरत है। बात किया जाए बीएचयू के, तो बीएचयू में आपको पूरे सड़क भर में पेड़ दिखाई देंगे जो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर पेड़ की छाँव में हम चल रहे हैं, इसके छावनी में ही हम जिए हैं, बड़े पैदा हुए हैं और यही हम बड़े भी हुए हैं और इसी कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं। तो इसके बाद देखिए कहाँ पढ़ता हूँ, कहाँ प्लान बनता है। हालांकि मेरा इस बार लास्ट ईयर है। ये रहा समता भवन, काफ़ी खूबसूरत है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से पहले हम जाएंगे लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से हम 12 बजे निकलेंगे अपने दोस्तों के साथ सेमिनार में। तो पहले हम यहाँ से चलते हैं लाइब्रेरी। आपको लाइब्रेरी का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कभी आपको लाइब्रेरी का एक फुल ब्लॉग बना के दे दूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा आईआईटी फैकल्टी। तो यहाँ रहा आईआईटी फैकल्टी। तो आज का मौसम काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पर फूल लगे हुए हैं जो कैमरा में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो चलते हैं अभी। आज आपको मैं ब्यूटी भी दिखाऊंगा कि हमारा जो बीएचयू के अंदर है भोलेनाथ की मंदिर वो कैसा है, तो आप सभी को भी दिखा दूँगा। आप सभी को आज अच्छे से इस ब्लॉग में बीएचयू के अंदर जो कवर हो पाएगा उसको मैं कवर करके दिखा दूँगा।
तो ये रहा हमारा कंप्यूटर सेंटर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्डिंग, तो इसमें कंप्यूटर सेंटर है और यहाँ एग्रीकल्चर का फार्मिंग होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको। तो दोस्तों हम लगभग पहुँच चुके हैं अपने लाइब्रेरी के पास। बस एक बार लैप मारेंगे थोड़ा से आगे फिर पहुँच जाएंगे लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ से लाइब्रेरी हमारा 100 मीटर है। तो ये रहा हमारे लाइब्रेरी का व्यू। काफ़ी लंबी लाइन लगी है, उस कतार में हमें भी खड़ा होना है। देख सकते हैं कि आज हमारे लाइब्रेरी में काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है, बहुत ज़्यादा है। और ऐसा हल्ला कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, देखिए क्या होता है। ये रहा हमारे लाइब्रेरी का फील्ड। तो जैसे लाइब्रेरी से चले करते हैं स्पीकर के पास, वहाँ से साइकिल लेते हैं, फिर चलते हैं सेमिनार में जो समता भवन में। काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो ये रहा हमारा बैरिंग गेट, क्योंकि साइकिल बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर खड़ा कर देते हैं, इसलिए सब बनाए हैं। अब हम अपना साइकिल स्टैंड से साइकिल निकालेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे सेमिनार हॉल में। उससे पहले मैं आपको बीटी दिखाने का वादा किया था, तो आपको बीटी ज़रूर दिखाऊंगा। ये रही मेरी साइकिल, निकालता हूँ। जैसे ही लाइब्रेरी के गेट से निकले तो हम बीटी के ठीक सामने हैं। एक ट्रक है कचरा उठाने वाला, नहीं तो आपको ज़रूर बीटी दिखाई दिया होता है यहीं से। तो ट्रक जैसे ही निकल जाता है, आपको बीटी का मंदिर जो है दिखाई देने लगेगा, यानी बाबा भोलेनाथ का, जो काशी विश्वनाथ से प्रसिद्ध है। हालांकि बात किया जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो गोदौलिया में है, वो पुराना मंदिर है। और जो BHU में काशी विश्वनाथ का मंदिर है वो नया मंदिर बनाया गया है। और यह जो मंदिर है वह 4 मीनार से भी ज़्यादा इसकी ऊंचाई है इस मंदिर की। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कितना ऊंचा है। यहाँ से झलक दिखाई दे रही होगी हल्का हल्का, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। ये रहा मंदिर का व्यू, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो साइकिल स्टैंड कर देता है, तो उसके बाद आप मंदिर के पास ले चलते हैं। साइकिल स्टैंड करने के बाद में मंदिर की तरफ ये मेन तिराहा है BHU के अंदर का, काशी विश्वनाथ है जो। तो हमारे BHU के पूरे सेंटर में आपके से दिया है, ये दिखाई दे रहा है। मैं पूरा अंदर तो नहीं जाऊँगा, कुछ दूर तक चल के दिखा देता हूँ। तो आज थोड़ा मन नहीं चाहिए, ऐसे निकलना पड़ेगा क्योंकि हमें लेट हो रहा है। लेकिन मैं अगले ब्लॉग में जरूर मंदिर का ब्लॉग बनाकर दिखा दूँगा, जिसमें आप सभी अंदर का व्यू देख सकते हैं कि अंदर कैसे कैसे मूर्तियाँ हैं और भोलेनाथ मूर्तियाँ कैसे हैं। तो आपको इस जगह से चलते हैं, कहीं तो लेट जाएगा। तो ये रहा मंदिर के बाहर का दृश्य, हम आपको अंदर जाके जरूर दिखाते हैं। यहाँ से निकल चुके हैं समता भवन की तरफ। तो ये रहा हमारे समता भवन की तरफ का रोड, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर पेड़ से ज़्यादा इसकी कटाई चल रही है, नहीं तो किसी के ऊपर नहीं जाता, तो काफ़ी घायल भी हो सकते हैं वो व्यक्ति। ये बगल में रहा वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स। यहाँ पर कॉमर्स की क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर
और सड़क की ड्रेसिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पर गड्ढे हो चुके हैं। नहीं तो उस गड्ढे में अगर कोई आता बाइक लेकर तो गड्ढे में चक्का जाने की वजह से और गिर सकता है। हालांकि BHU की रोड थोड़ी सी भी ख़राब होती है तो यहाँ बनना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसमें ख़तरा कम होता है। ये जो है विज्ञान संकाय है, यहाँ पर विज्ञान संकाय की फैकल्टी है। और यहाँ पर एक और लाइब्रेरी जो सिटी डेलीगेसी के नाम से जाना जाता है। तेरा हम लोग का मैत्री जलपान सामने, यहाँ पर आप आकर नाश्ता कर सकते हैं। अच्छा है BHU के स्टूडेंट जो यहाँ तब पर भी आप यहाँ आकर नाश्ता कर सकते हैं। दे रहा है मैत्री जलपान। पहुँच चुके हैं, साइकिल स्टैंड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने साइकिल स्टैंड किया है। इसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। काफ़ी खूबसूरत है संबोधि भवन। ये है सोशल साइंस फैकल्टी, जहाँ पर हम लोग का सेमिनार होगा। तो आइए, इससे पहले आपका सेमिनार हॉल दिखाते हैं, फिर स्टार्ट होगा तो आपको सेमिनार ओए भैया। और बताइए क्या हाल है? हम लोग का संबोधि भवन, यहाँ पर है भैया। और जैसे ही हम सेमिनार में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है जो हमारे मन को मोह लेता है। यहाँ पर देखेंगे ये ढेर सारी चेयर लगी हुई है और यहाँ पर सेमिनार का प्रोग्राम होगा। तो कुछ ही देर में मुकेश भैया अपना स्पीच देंगे और प्रोफेसर रोक को रेफर करेंगे कि आप भी स्पीच दें। तो हमारे मुकेश भैया आ गए हैं, अब हम सुन लेते हैं उनके स्पीच को और उनके द्वारा बुलाए गए प्रोफेसर के स्पीच को सुनेंगे। काशी विज्ञान एवं अध्यात्म विषय पर आज हरिराम सर को सुनने को एकत्र हुए हैं। साथ में हमारे बीच मदन मोहन भैया भी हैं। सर से जब विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके हम लौट रहे थे तो सर पूछे कि सर काशी का क्या महात्म्य है। तो सर ने कहा कि काशी में जीवन हो, गंगा का किनारा हो, गंगा का जल हो, विश्वनाथ जी की सेवा हो तो जीवन सफल है। मैं प्रोफेसर निधि शर्मा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि AK जोशी सर को और हरिराम मिश्रा सर को और मदन मोहन भैया को और मीनाक्षी मैम को लेकर स्टेज पे। आप सब भी बैठ जाइए। संक्षिप्त अतिथि परिचय दे दूं। हमारे साथ उस तरफ से तो मैं अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलगीत गाने हेतु शिवम मिश्रा को यहाँ आमंत्रित करूँ। आपको कृपया ताली ना बजाएं। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व वेद्या की
राजधानी राजधानी मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी। यह तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी। नए नहीं है ये ईंट पत्थर, है विश्वकर्मा का कार्य सुंदर, रचे है विद्या के भव्य मंदिर ये सर्व सृष्टि की राजधानी राजधानी। यहाँ की है ये पवित्र शिक्षा कि सत्य पहले फिर आत्म रक्षा, बिके हरिश्चंद्र थे यहीं पर यह सत्य शिक्षा की राजधानी राजधानी। वह वेद ईश्वर की सत्यवाणी, बने जिन्हें पढ़ के ब्रह्म ज्ञानी, थे व्यास जी ने रचे यहीं पर यह ब्रह्म विद्या की राजधानी राजधानी। वह मुक्ति पद को दिलाने वाले, सुधर्म पथ पर चलाने वाले, यही फले फूले बुद्ध शंकर यह राज ऋषि की राजधानी राजधानी। सुरम्य धाराएं बरसी, नहाए जिनमें कबीर तुलसी, भला हो कविता का क्यों ना कर यह वाग विद्या की राजधानी राजधानी। विविध कला अर्थ शास्त्र गायन, गणित खनिज औषधि रसायन, प्रतीति प्राची का मेल सुंदर यह विश्वविद्या की राजधानी राजधानी। यह मालवी की है देशभक्ति, यह उनका साहस ये उनकी शक्ति, यह मालवीय की है देशभक्ति, यह उनका साहस ये उनकी शक्ति, प्रकट हुई है नवीन होकर यह कर्मवीरों की राजधानी राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी। और प्रार्थना की सराहना नहीं होती है, इसलिए हम पुलकित की समाप्ति पर ताली नहीं बजाते। अब हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने अतिथियों तक पहुंचते हैं। मैं बाईं ओर से शुरू करता हूं। मंच पे चूँकि मीनाक्षी जहां मैम बैठी हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ह्यूमन स्टडीज सेंटर में। उनके बगल में प्रोफेसर ए के जोशी सर हैं, हम सबके डियरेस्ट डीन हैं। मध्य में प्रोफेसर हरिराम मिश्रा सर हैं, आप संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज के प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। साथ में आप विजिटिंग फेलो भी हैं डारमाट यूनिवर्सिटी यूएसए में। आप उनके बगल में प्रोफेसर निधि शर्मा मैम हैं, कोऑर्डिनेटर वीमेन स्टडीज सेंटर। और आप मदन मोहन जी हैं, एडवोकेट हैं, साथ में यहाँ BHU के एलुमनाई भी रहे हैं और पर्यावरण से जुड़े होने के कारण आपको ग्रीन वॉक कह के भी लोग पुकारते हैं। मैं चूँकि सम्मान तो अतिथियों का होता है, लेकिन यहाँ सभी लोग अपने हैं। सर भी यहीं काशी के ही स्टूडेंट रहे हैं। संपूर्णानंद से उन्होंने शास्त्री की उपाधि ग्रहण की, आचार्य, और उसके आगे की उपाधि उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से ग्रहण की। फिर भी मैं प्रोफेसर हरिराम मिश्रा सर को सम्मानित करने हेतु हेड सर प्रोफेसर बेबी सिंह सर से निवेदन करता हूँ कि वो आए और हरिराम सर को भेंट देकर सम्मानित करें।
बिंदा प्रांजपे मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ आए और हमारे मदन मोहन भैया को बुके देकर सम्मानित करें। अब मैं प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्रा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप हमारे डीन सर को बुके देकर सम्मानित करें। देख लीजिए सर। अब स्वागत भाषण हेतु मैं प्रोफेसर निधि शर्मा मैम कोऑर्डिनेटर ह्यूमन सेंटर को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। मैम प्लीज। धन्यवाद मुकेश। यहाँ मैं मंच पर उपस्थित समस्त विद्वानजनों का स्वागत करती हूँ और जेएनयू से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आए हुए प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज के मूर्धन्य विद्वान हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। हमारे संकाय प्रमुख बहुत ही डायनामिक विज्ञान एवं अध्यात्म विषय पर अपने दृष्टिकोण को संक्षिप्त रूप में रखें। प्लीज। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगतापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। आज अपने इस महान विश्वविद्यालय में, जो कि हमारा तीर्थ स्थल भी है, उसमें आके अतीत में तैर रहा हूँ और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। जो विद्यार्थी काल का हमारा सुहाना दिन था, उसकी थोड़ी सी अनुभूति हो रही है। अभी मेरा परिचय मैडम के द्वारा कराया गया, एक परिचय और भी है और वो चर्चा के विषय में नहीं आया। इस महान विश्वविद्यालय ने 26 जनवरी 1997 में मुझे ग्रेड वाइड उपाधि से सम्मानित किया है। तो विद्यार्थियों की एक आवाज़ भी होती थी, तो इस नाते तत्कालीन शासन के हमारे मित्रों से भी मैंने आग्रह किया इस संदर्भ में मैं माननीय वाइस चांसलर से मिला, तो उन्होंने बड़ा विशाल हृदय दिखाते हुए एक विद्यार्थी पर भरोसा करते हुए वृक्षारोपण समिति का गठन किया और उसमें सारे तंत्र का जो था और उसमें मुझे भी सदस्य रहा, चूँकि इस विश्वविद्यालय के लगभग जितने उच्च पदों पे आसीन लोग हैं उसके सदस्य रहे और वाइस चांसलर उसके चेयरमैन रहे। वो चेयरमैन लक्ष्मण चतुर्वेदी जी दिवंगत हुए, बड़े सहयोगी आज नहीं है, बड़ा उनका मधुर स्मरण है हम लोगों के साथ। और साथ में एग्रीकल्चर के हमारे डायरेक्टर साहब, हार्टिकल्चर के चीफ डॉक्टर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, ये सभी उसके सदस्य और उसमें मैं भी रहा। उसका सुपरिणाम ये हुआ कि आज विश्वविद्यालय में हजारों पेड़ों की जो नई पीढ़ी खड़ी है, युवा वृक्षों की, वो गई है, उसका सुपरिणाम। इसके साथ साथ ऐसे पृष्ठभूमि का था, जब एक विद्यार्थी के रूप में मैं कोर्ट में आया तो मुझे लगा कि कुछ इस महान नगरी के सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए और उस सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई में बिना हुए माँ भी बच्चे को शिशु को दूध नहीं पिलाती है। तो इस नाते मुकदमा हम लोगों ने किया। आज पूरी दुनिया में की दृष्टि उस पर और चर्चा में है और इस पर काफ़ी रिसर्च किया और सौभाग्य से राम जन्मभूमि का निर्णय भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ चुका था, तो उसके आलोक में और एक मुकदमा यहाँ 1991 से स्वयंभू लॉर्ड विशेश्वर वर्सेस अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, कथित ज्ञानवापी मस्जिद का जो मैनेजमेंट है उसको अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कहते हैं। उसको हम लोगों ने पार्टी बनाया, तो वो मुकदमा चल रहा था, उसका अध्ययन और आर्कियोलॉजिस्ट और हमारे आदरणीय इतिहासकारों का अध्ययन, वो सारे सबका समन्वित प्रयास, विधि विशेषज्ञों का प्रयास, उन सब के द्वारा ये जोरदार मुकदमा खड़ा हुआ। और आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ, जिस तरह हमने इस मुकदमे को फ्रेम किया है, ये सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है, हम लोग जानते थे और वहाँ विजयश्री दमन सर यहाँ बैठे और
सर आप ही पढ़ाए हैं, हमको याद है। अगर उस टाइम टेलर्स का जमाना रहता तो हम रिकॉर्ड कर दिए होते। और इतिहास के आप विद्यार्थी रहे तो मैं भी इसी इतिहास विभाग को मैं बीए में 2 साल पढ़ा हूँ। मेरा कोर विषय मतलब विभाग में पढ़ा हूँ। और उस समय आनंद शंकर सिंह सर हेड थे, उसके बाद लक्ष्मण राय सर भी लोगों को पढ़ाए प्राचीन भारत के इतिहास। तो सर बोला करते थे कि इतिहासकार हमेशा तथ्यों पे ही बात करेंगे, अगर कोई मस्जिद है तो उनको मस्जिद ही बताएंगे, तो कभी मंदिर नहीं बोल सकते क्योंकि सबकी बनावट अलग है। खैर हम मुद्दे पे आते हैं, काशी विज्ञान एवं अध्यात्म। तो काशी को जब भी मैं देखता हूँ तो एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता है कि जब आप 80 घाट पे बैठेंगे तो आपको राजघाट बिल्कुल ठीक सामने नजर आएगा, जबकि है दोनों गंगा के एक ही किनारे। तो ऐसा क्या है कि गंगा नदी बिल्कुल 90 डिग्री तक घूम जाती है और वही घूमती है जहाँ बाबा आदि विश्वेश्वर का स्थान रहा है। और भी विज्ञान अध्यात्म काशी विषयों पर जिनको महारत है, मैं एक शायर की शेर है कि धूल जैसे कदम से मिलती है जिंदगी रोज हमसे मिलती है, और इस जमाने में आखिर ऐसे कितने हैं शौहरत जिनको कलम से मिलती है। प्लीज वेलकम हरिराम मिश्रा फ्रॉम जेएनयू। यस्मिन् सम्मुखतां प्रयाति रुचिरं गोप्यन्तरुजृम्भते नेदीयान् महिमा मनस्य विनव पुंस प्रकाशात्मनः तृप्तिं यत्परमां तनोति विषया स्वादं विना शाश्वती धामानंद सुधामयोर्जित लोकस्तत् प्रातिभूम शास्त्रमा। आदरणीय प्रोफेसर A.K. जोशी जी, संकायाध्यक्ष इस अपने विश्वविद्यालय के सोशल साइंस संकाय के, आदरणीय प्रोफेसर निधि शर्मा जी, कोऑर्डिनेटर विमेन स्टडीज के, और पांडे जी जिनका भी वक्तव्य हमने सुना, और वक्तव्य नहीं वचन का जो कर्म में उन्गमन है, अपने कर्म के माध्यम से जो वचन को हमने प्रस्तुत कर रहे हैं उनको सुना। आदरणीय पांडे जी, मीनाक्षी में और सभी उपस्थित हमारे अध्यापकगण जिनको मैं पहले से नहीं परिचित हूँ, नाम से भी नहीं जान रहा था, किंतु मुझे आश्चर्य और हर्ष हो रहा है कि शायद संस्कृत संस्थान के भी लोगों को सूचना थी, किंतु उनका कुछ अभी सुसुप्तावस्था में, वो हमारे यहाँ कई अवस्थाएं होती है। हाँ, शिवलोचन भी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो विषय संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत कोई एक भाषा नहीं है। हम जैसे कोई हमारे लिए कहे कि आप संस्कृत के हैं, आप कहाँ पर क्या, वो नहीं कहते। संस्कृत इज नॉट ओनली ए लैंग्वेज। संस्कृत में, संस्कृत भाषा के माध्यम से जो कि 5000 या और अधिक वर्षों में जो भारत में चिंतन हुआ वो प्रायः संस्कृत में हुआ, और वैदिक संस्कृत उसमें जोड़ लीजिए, और संस्कृत से ही थोड़ा संबद्ध पाली और प्राकृत भाषाओं में भी यहाँ के ज्ञान का जो रहस्य है। और ये नॉलेज सोसाइटी थी, इंडिया वाज नॉलेज सोसाइटी। भले हमारे देश में राजाओं का उतना महत्व नहीं था, हमारे देश में आचार्यों का महत्व था, ऋषियों का महत्व था, जिनके लिए अथर्ववेद में ये कहा गया, सत्यम बृहदरित उग्रम तपो दीक्षा ब्रह्म यज्ञ त्रीम धारयन्ति। सत्यम बृहद, सत्य का पालन करना, यज्ञ का अनुष्ठान करना, तपस्या, दीक्षा, ऋत, इन सब से उन ऋषियों ने, इन सब का आचरण करके उन ऋषियों ने इस भूमि को समृद्ध किया था, और ऐसे ज्ञान का प्रकाशन किया जो संपूर्ण विश्व को आज भी चमत्कृत करता है। और भले वर्ल्डली नॉलेज आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, उन्होंने केवल जो परमात्मा का ज्ञान था, परमात्मा तत्व था, केवल उसके साक्षात्कार करने में लगे रहते थे। वो वर्ल्डली नॉलेज के लिए भी जो हमारा जीवन का ज्ञानवापी का मतलब क्या?
केवल स्नान करने का स्तर नहीं है, या वहां पर जल है ये स्तर नहीं है, ज्ञानोग है, ज्ञान रूपी जल है, ज्ञान वापिका, ज्ञान का जल है। इसीलिए काशी को हम ज्ञान की नगरी कहते हैं, और ज्ञान विच्छेद शंकराचार्य भगवान शंकर से हमें ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। कालिदास को आप देखिए, कालिदास ने प्रार्थना की कि जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। मैं पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ। किस बात के लिए वंदना करता हूँ? वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए मैं इनकी वंदना करता हूँ। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, पार्वती और परमेश्वर की वंदना करता हूँ। तो ज्ञान को महत्व देते हुए हमारी परंपरा में ये माना गया कि आप ईश्वर से प्रार्थना, अच्छा ईश्वर क्या है या भगवान शिव क्या है? आप जो है वही भगवान शिव, आपसे परे नहीं है। कहते हैं कि अतितिष्ठत शांगुलम, जितना विश्व है उस विश्व से भी अतितिष्ठत माने आगे है, किंतु जो विश्व है वो भी वही है। वो ब्रह्म तत्व की हम बात करते हैं, प्रेम तत्व की बात करते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनसे परे। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी संस्कृति के खिलाफ, भारतीय दर्शनों के खिलाफ, या भारतीय विचार पद्धति के खिलाफ, या भारतीय व्यवस्था के खिलाफ जो लोग ये कहना चाहते हैं कि नहीं यहाँ तो बड़ा भेदभाव था, यहाँ तो स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग समझा जाता था, तो ऐसा नहीं है। कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, माने जो मैं हूँ, कृष्ण भगवान कह रहे हैं, सर्वभूताशय स्थित, प्राणी मात्र के अंदर मैं ही हूँ। ये कर्म का भेद रहेगा, उसको ईश्वर भी नहीं खत्म करना चाहिए, क्योंकि गीता का उपदेश करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यथेच्छसि तथा, नाउ इट इज अप टू यू, व्हाटएवर यू वांट यू डू, आई डोंट व्हाटएवर आई वांटेड। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब ये तुम्हारा टर्न है, कर्म स्वतंत्र तुम्हें है, तुम जैसा कर्म चाहोगे उसके कर्म का आश्रय लो और अपने जीवन के लिए कर्म करो। तो ये तो हमें करना ही है, हमें कौन सा कर्म करना है, जो अच्छा कर्म है वो कर्म करना है। कैसे अच्छा कर्म डिसाइड करना है? विज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। हमें परंपरा बताती है कि अच्छा कर्म है कि खराब कर्म। हमें परंपरा में ये अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि विज्ञान हम किसको कहें और ज्ञान किसको कहें, तो ज्ञान मैंने बताया कि ये जो आत्म ज्ञान है, जो साक्षात्कार है, साक्षात्कारात्मक अनुभव, वो विज्ञान। साक्षात्कार किसका? परम सत्ता। तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो वैज्ञानिक है, पाश्चात्य वैज्ञानिक है, श्रोडिंगर हो या कोई भी हो, पहुंचने की कोशिश तो करते हैं कि फ्लैश आते हैं, बट वो नॉन वेरीफाइबल या कई बार एक्सपेरिमेंट करके तो साइंस बन जाता है। बट आपका सामर्थ्य नहीं है वेरीफाई करने का परम सत्ता का, इसलिए परम सत्ता नहीं है ऐसा आप कैसे कह सकते हो? आप नॉन वेरीफाइबल भी नहीं कर सकते। यू आर थिंकिंग एनीथिंग एंड विदाउट आत्म तत्व, तुम कुछ सोच रहे हो, अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, अहंकार, ये सब है, किंतु आत्म तत्व के बिना तो ये भी नहीं काम करेगी, उनकी भी हमें आवश्यकता है। तो विज्ञान का जो स्वरूप है वह हम उसको आत्म साक्षात्कार मानते हैं, परमात्म साक्षात्कार मानते हैं। उसके माध्यम से जो हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है, उस अनुभव को हम विज्ञान हमारे यहाँ परंपरा। बाकी ठीक है, कभी हम वर्ल्डली नॉलेज को भी विज्ञान कहने लग जाते हैं, तो सुविधा की दृष्टि से विशिष्ट ज्ञान जो है, जिसको अभी आपने वेरीफाई नहीं किया था, सामान्य। अच्छा एक चीज और है, आप उसको वेरीफाई करते हैं जिस समय आप कहते हैं कि अब हमने विज्ञान बना दिया है, ये विज्ञान, क्या उसके पहले विज्ञान नहीं था? जब भी आप कहते हैं कि ये विज्ञान है, ये वैज्ञानिक सत्य है कि इतना करने से, इतना एक्सपेरिमेंट करते करते हमने ये बता दिया कि ये गुरुत्वाकर्षण से, उसके पहले वो सिद्धांत नहीं था, सब हमेशा रहा है। आपने आज केवल एक्सपेरिमेंट किया, उसी प्रकार से वह परमात्मा तत्व निरंतर है, उसको साक्षात्कार करने का सामर्थ्य अर्जित करने के लिए उसमें बहुत से इस तरह के अच्छे उपाय हैं, इसका अगर हम अनुसरण करें तो शायद हमारा जीवन और
हमारे साथ साथ जो हमारे अनुकरण करने वाले लोग हैं उनका भी जीवन अच्छा हो। मैं अपने छात्रों से ये कहता हूँ कि वाट एवर अचीवमेंट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, जो भी अचीवमेंट आप चाहते हो वह अचीवमेंट सत्य के माध्यम से भी तो होगा। वह आप ट्रूथफुलनेस रहेगी आप में तो भी होगा, आप में परिश्रम का गुण रहेगा तो भी होगा, आप में शास्त्र के प्रति आकर्षण रहेगा तो भी होगा। आप जो सर्विस चाहते हो, आप कुछ और चाहते हो, शादी चाहते हो, ये सब तो हो ही जाएगा। तो सिर्फ मैंने ये तो होना ही होना है, बल्कि और अच्छा होना। तो जितना आप अपने व्यक्तित्व का, यही सारा हमारे काशी का, हमारे विज्ञानों का, हमारे अध्यात्म का केवल और केवल एक लक्ष्य है कि उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं नवसाधये अपने आप का उद्धार करो। यही भगवान बुद्ध कहते हैं, जिनका सारनाथ में धर्म प्रवर्तन था। तो उस दृष्टि से भी देखा जाए तो इस नगरी का महत्व है, बौद्ध ज्ञान की दृष्टि से भी, और जो हमारा वैदिक नॉलेज है, जो हमारा पौराणिक नॉलेज है, उसकी दृष्टि से भी इस नगरी का बहुत बड़ा महत्व है। और अत्यधिक विरत की बात वो भी करते हैं, गीता भी कहती है उद्धरेत आत्मनात्मानं। राम का हम इसीलिए आदर करते हैं कि वो एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, ज्यादातर यंग जनरेशन है, तो सब ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी तो आत्मा ही को नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी है वो मेरी आत्मा है। एक चीज जान लीजिए कि बड़ी चीज जो है, ये महामना की बगिया में हम लोग बैठे हुए हैं। महामना का की इतनी बड़ी छाया है कि हम सब यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और तो महामना की बगिया में हम लोग इतना विकास कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े यहाँ साइंटिस्ट हो चुके, इतने इकोनॉमिस्ट हो चुके, इतने सोशल साइंटिस्ट हो चुके, बहुत तरह के लोग यहाँ के छात्र जाकर के नोबेल laureate बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। बट उनकी साधना वो किसी को नहीं दिखाई पड़ती। उन्होंने साधना की, वो एक सामान्य जीवन भी जी सकते थे, लेकिन तो साधना के माध्यम से। तो क्या आज हम महामना बनना चाहते हैं? क्या आज हम महात्मा बुद्ध बनना चाहते हैं? क्या आज हम विवेकानंद बनना चाहते हैं? ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जॉब करना तो हर आदमी करेगा भाई, वो तो मैंने उसको तो आप कह दीजिए कि वो अल्टीमेट है आज की डेट। ये तो होना ही होना है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। हमने से अगर 2 लोग 4 लोग 10 लोग इस हिसाब में बैठा, कोई शंकराचार्य बन सकता है, आचार्य शंकर बन सकता है, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है। और उसमें अध्यात्म का गुण जरूर होना चाहिए, मेरा अपना ये मानना। मैं ये कहा करता हूँ कि जब हम मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथम मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये, ये स्मरण करते हैं हनुमान जी का, तो केवल उन्हीं की जिम्मे ये सारे गुण हैं। हनुमान जी ये सारे गुण आप धारण करो, हमें नहीं चाहिए। बुद्धिमताम वरिष्ठम हमें नहीं होना है, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो जाए, हमें ऐसा नहीं चाहिए। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, आपकी उपासना करते रहें, ऐसा नहीं होता। अगर आप ये उपासना का भाव ले आते, ईश्वर भाव आप ले आओ, छात्रम कर्म स्वभावजम दान में ईश्वर भाव ले आओ। क्षत्रियों के लिए कहा कि ईश्वर भाव, मानी ईश्वरत्व है कुछ में। ईश्वरत्व क्या है? राम मेरे संयोग से मेरे जन्म स्थान में रहे हैं, जहाँ में जन्म स्थान है मेरा। 12 साल तक उन्होंने तपस्या की, जंगल में रहे, तब राम में रामत्व आया। तो आप जब प्राप्त करते हो कोई चीज, तो उसके पीछे त्याग होता है, और त्याग के माध्यम से फिर आप में जो जागृति आती है, जो चेतना आती है, जो लोगों का विश्वास जगता है। स्वतंत्रता ऐसे तो नहीं मिल गई आपको। स्वतंत्रता में जो आंदोलन में खड़े थे उनके प्रति विश्वास जगा लो, सारा अपने घर में धन देने के लिए तैयार थे, सब कुछ कर डालने को तैयार थे। तो ये जो विश्वास जगता है, यह विश्वास आपके शिक्षा के क्षेत्र में, वकील साहब हैं इनके विधि के क्षेत्र में, या समाज के किसी भी क्षेत्र में जिस दिन आप पर विश्वास जग जाएगा,
उस दिन निश्चित रूप से पूरे देश की जो एक वो होती है, प्रार्थना होती है आपके प्रति, आपके कार्य के विकास के प्रति होती है, क्योंकि आप लोक कल्याण के उसमें भावना क्या जाती है कि हम लोक कल्याण के लिए कर रहे हैं, लोक संग्राम में वापस सब क्वेश्चन करते हैं। जब तक आपकी ये भावना है कि मैं केवल अपने लिए आपका हो ही रहा है। अब मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, अपना नहीं खाते हैं, अपना नहीं पहनते हैं, सब अपना होता है। कार में जाएंगे, हवाई जहाज में जाएंगे, कोई सुविधा नहीं है। प्रमुख योगदान रहा आप जाना चाहते हैं? मदन मोहन सर को जाना है, क्योंकि इनके ऊपर बड़ा दायित्व है। ये धन के साथ साथ धर्म को भी देख रहे हैं, और हम इनसे धर्म मुताबिक होंगे, जरूर होंगे। विजय श्री धर्म के साथ ही होती है। जहाँ धर्म है वहाँ भगवान है, भगवान है तो विजय है। तीन बातें जो मैं बोलने जा रहा था कि अभी जो ज्योतिर्लिंग सर ने कहा कि हमारे शास्त्रों में उससे पहले स्त्री का स्थान है। बिल्कुल, यहाँ भी माता विशालाक्षी 51 शक्तिपीठों में से एक है, बाबा आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंगों में से एक। अब कार्यक्रम को बस अंतिम रूप देना है। जोशी सर का अध्यक्ष भाषण होना है, लेकिन उससे पहले अगर 2-3 सवाल किसी के मन में है तो आप पूछ सकते हैं, जो हरिराम सर उत्तर दें। सर्वोपनिषदो गावो दूध गोपाल नंदन पार्थो वत्सुः गोप्ता गीतामृतम्। सर, आपने तो भगवान श्री कृष्ण की तरह हमें बहुत ज्ञान दो के दिया। हम कितना पार्थवत्स हो सके जानती नहीं। मैं थोड़ी सी ये उम्मीद कर रही थी कि विज्ञान का पक्ष जो काशी से जुड़ा हुआ है, जो काशी के प्राकृतिक रूप में हो सकता है या यहाँ की जो विद्वत परंपरा है उस संदर्भ में हो सकता है, यह एक अच्छे संबोधन थे। आपको सुनना हमेशा सौभाग्यशाली रहता है। आदरणीय प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी, प्रोफेसर निधि शर्मा जी, डॉक्टर मीनाक्षी झा जी एवं उपस्थित प्रोफेसर वृंदा परांजपे जी, प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्रा जी, प्रोफेसर लाहिड़ी जी, पीछे बैठे आगे से पीछे बैठ गए डॉक्टर ठाकुर जी, उपस्थित शोध छात्र एवं छात्राओं। अभी आपने प्रोफेसर हरिराम मिश्र जी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान सुना। हरिराम मिश्र जी ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। एक किताब है और हाल ही के समय में यह विमर्श बहुत ही तेजी पर, बहुत ज्यादा चर्चा इस पर हो रही है। अध्यात्म और विज्ञान पे कई महत्वपूर्ण पुस्तकें भी आई और इस देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान, अनेक यहाँ तक कि सामाजिक राजनीतिक संगठन के लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या संबंध है। और हम लोग यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो काशी के संदर्भ में करेंगे। एक विद्वान है कैरोलिन, उन्होंने साइंस और रिलीजन में बहुत सारी बातें लिखी हैं और उन दोनों के बीच अंतर संबंधों को समझाने की कोशिश की। उसमें जो सामग्री है, जो विचार हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रासंगिक विचार प्रोफेसर मिश्र ने उन लोग के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। उसको समझने की आवश्यकता है। सेंटर फॉर विमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर जो चर्चा की गई वो एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। प्रोफेसर मिश्र ने
काशी पर जिस विद्वतापूर्ण तरीके से प्रकाश डाला, हम लोग विज्ञान एवं अध्यात्म दोनों ही के पक्षों से परिचित हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो उपस्थित लोग हैं उनमें ज़्यादातर की जो संख्या है वो छात्र एवं छात्राओं की है, विश्वविद्यालय के हैं, जो कुछ समय के लिए इस विश्वविद्यालय में आए, जिनका वास कुछ समय के लिए काशी में। हम लोग कोशिश करते हैं इंडक्शन प्रोग्राम में कि अपने विश्वविद्यालय के बारे में बताएं, लेकिन तब भी हम पूरी जानकारी विश्वविद्यालय की उनको नहीं दे पाते। जब कहीं वो जाते हैं और जब उनको मालूम चलता है कि इस विश्वविद्यालय में ये चीजें उपलब्ध हैं या विश्वविद्यालय का यह महत्व रहा है, तो उनको कभी कभी बाहर जाने में खराबी है। हम लोग इतने दिन तक ये चुप रहे, 2 साल 3 साल 5 साल रहे, हम लोग को मालूम नहीं चलता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं विश्वविद्यालय के अंदर जिसके ज्ञान से आप परिचित नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से काशी के ज्ञान से तो बहुत कम ही लोग परिचित हो पाए। वर्षों तक रहने के बाद भी वो काशी को नहीं समझे। और काशी का महत्व जो है वो विश्व के किसी भी शहर से ज्यादा है। किसी भी शहर के बारे में आप देख लीजिए, उसमें इतने ज्यादा आपको विशेषताएं देखने को नहीं मिल सकती। इस विषय पे हफ्ते भर के जो है सेमिनार हो चुके हैं, लेकिन विषय पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे हमने विषय को सीमित किया, काशी के अध्यात्म और विज्ञान को देखने की कोशिश की, या अध्यात्म और विज्ञान के आधार पर काशी को समझने की हमने कोशिश की। वो बहुत गूढ़ विषय और बहुत कठिन विषय, और हम लोग कभी भी देखते हैं जब करें एक वैसी बात करें जैसे हम लोग अपने हिंदू के संदर्भ में जब बात करते हैं, तो एक हिंदू जो है वो सोचता है कि मेरा जन्म क्यों, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया, क्या उद्देश्य, और उसका उत्तर वो खोजने की कोशिश करता है। हिंदू सामाजिक संगठन व्यवस्था में उसको समझाने की कोशिश की जाती है, और फिर उसके आधार पर वो व्यक्ति जो है जिस आत्म तत्व की बात कर रहे हैं, जिस अध्यात्म की बात कर रहे हैं, वो पूरी प्रक्रिया से गुजरता है जो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और उस वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजरते हुए ही वो अपने आप के बारे में बहुत चर्चा आपने कर दी। लेकिन चूंकि आप काशी में रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं काशी के बारे में आपको बता दूं, जिससे कि ऐसा ना हो कि बाहर कभी आप जाएं और कोई आपसे पूछे। पूरा तो बता नहीं सकता मैं भी, क्योंकि मेरा भी ज्ञान सीमित है और समय भी सीमित है। लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अभी जय कृष्णमूर्ति का इन्होंने उल्लेख कर दिया, हम लोगों ने उनको देखा है, उनके पीछे मैं चला, जय कृष्णमूर्ति के पीछे मैं चला। माता आनंदमयी की बात इन्होंने की, करपात्री जी महाराज की बात, उनका बहुत बड़ा योगदान है, वो सामान्य लोग नहीं थे। और हमारे शास्त्र की कई परंपराएं हैं, उन परंपराओं के प्रधान मान मिश्रा जी, जिसमें तांत्रिक प्रक्रिया भी सम्मिलित है। इन सारे प्रक्रियाओं के प्रकांड विद्वान काशी में रहे, और काशी में ऐसा बहुत कुछ है जिसको अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी कि किस प्रकार के लोग काशी में रहे। उसने कहा कि बनारस है जिसका रस बना रहता, पूरी दुनिया बदल गई लेकिन काशी का आदमी वैसे का वैसे ही नहीं बदला। पूरी की पूरी काशी देखिए उसी प्रकार से सनातन जैसे प्रकार की संस्कृति से सुसज्जित है, वैसी की वैसी बनी हुई है और वैसे ही आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरे विश्व के लोग इसको आकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा क्या है काशी। ये सहिष्णुता का शहर, इस शहर ने सबको आत्मसात किया, समय के साथ अपने को बदला है शहर ने, लेकिन फिर भी वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। इसने कहा कि 80 से बढ़ते तो वो दिखाई देती है, तो इसकी जो बनावट है, गंगा नदी यहाँ पर उल्टी बहती, अर्धचंद्राकार इसका स्वरूप है, त्रिशूल पे शंकर के टिकी हुई है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। उस सिद्धांत के आधार पर ही अगर आप देखें तो तमाम जो मंदिर बने हैं वो सारे के सारे मंदिर वैज्ञानिक आधार पर ही बने। उनमें जो कोण है, उनकी जो दिशाएं हैं, उन सबको अगर आप देखें तो इसका एक अलग विज्ञान। उस विज्ञान को समझने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है, और उसके लिए प्रकांड विद्वानों से आपको समझने की जरूरत है। जो सामान्य सी बातें हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि जो गंगा के तट पर अवस्थित काशी है उसमें क्या क्या खूबियां हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सामान्य ज्ञान आपके पास होना चाहिए। एक तो यह है कि विश्व की प्राचीनतम सांस्कृतिक नगरी है, और सदियों से आप देखें तो काशी की संस्कृति का मूलाधार यथावत सुरक्षित है। आपने कहा कि वेदों में काशी का उल्लेख नहीं है, लेकिन महाभारत में काशी राज्य का। अब आप समझ लीजिए,
या कई ऐसे मंदिर हैं जिनका पुराणों में उल्लेख है और अनेक प्रतिष्ठित मंदिर हैं। कोई भी देश या कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो यहाँ पर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होकर के यहाँ स्थापित न किया गया हो। सभी ज्योतिर्लिंग यहाँ पे स्थापित। हमारे बद्रीनाथ जी का मंदिर भी है, केदारनाथ जी का भी मंदिर है, जगन्नाथ जी का भी मंदिर। कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। तो जो विकासमय संस्कृति से युक्त जो काशी है, इसके प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा भक्ति है। हम ही लोगों की श्रद्धा भक्ति नहीं है। बाहर अगर आप जाएंगे, केवल बता दें कि मैं काशी से आया हूँ, तब आप देखिए कि आपको कितना सम्मान प्राप्त होता है। अपने देश में ही नहीं, विश्व के अनेक देशों में यदि आप जाके केवल बता दें कि मैं काशी से आया हूँ, काशी से पढ़ा हूँ, फिर आप देखिए हम लोग विश्व के कई देशों में गए और वहां जाके कभी हमने केवल बनारस बता दिया या हम लोग की बोली से भी अगर वो समझ गए विदेशी, तो कितनी प्रसन्नता उनको होती है। उसकी अनुभूति तभी आपको होगी जब कभी आपका इस प्रकार से कोई सामना हो। तो काशी की संस्कृति को देखें, उस पर गंगा जी ने थोड़ा सा प्रकाश डाला था, जिसमें संपूर्ण भारत के दर्शन होते हैं और हम लोग उस पर काम भी करते हैं। अलग अलग जो हमारे देश में जो राज्य हैं, उन राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं। महाराष्ट्र वालों का अलग क्षेत्र है, बंगाल वालों का अलग है, तमिल लोगों का अलग है, तेलुगु का अलग है, कन्नड़ का अलग, सारस्वत ब्राह्मण पंजाब के लोग हैं, उनकी अलग मोहल्ले बसे हुए हैं, सिंधियों के अलग मोहल्ले बसे हैं। जो बनारस की बसावट है वो भी अध्ययन का एक विषय है, जिस पर मेरे एक शोध छात्र ने शोध कार्य भी किया। और बनारस के फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे एक शोध छात्र बैठा भी होगा, वो सूर्य प्रकाश पाठक बैठा, वो उस पर काम कर रहा। ऐसे मेले लगते थे जिस पर लाखों लोग आते, लक्खी मेला कहते थे। अजीबोगरीब तरह के मेले हुआ करते थे। कई मेले आज भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। बनारस की रामलीला जो है वो अद्भुत, वैसी रामलीला विश्व के किसी भी स्थान पर नहीं होती, हमारे देश के स्थान पर भी नहीं। उसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक साइंस किसी का प्रयोग नहीं किया। ये जो लंका है ये उसी का एक हिस्सा, उस रामलीला का जो रामनगर की रामलीला होती है। भरत मिलाप कहाँ होगा, न कटैया कहाँ होगी, दूसरे आयोजन कहाँ होंगे, ये सब आप जब कभी जाके उसमें सहभाग करेंगे तब आपको समझ में आएगा। विदेशी आक्रमणों और बहुत सारी राजनीतिक क्रांतियों को काशी ने झेला और इस काशी पे कई दूसरे बाहरी लोगों का राज भी रहा है। इस शहर की जो सहिष्णुता है एवं उदारता है, उसने सबको प्रभावित किया। यहाँ के जो मूलवासी हैं वो एक अलग प्रकार, अभी अलग तरह से विस्तार हो रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे बाहरी क्षेत्र में जितना भी विस्तार हो रहा है, आसपास के राज्यों के लोग बसते चले जा रहे हैं, लेकिन जो मूलवासी बहुत कम है, लेकिन बाद में भी जो आए वो उसी में समाहित हो गए और एक विशेष प्रकार के व्यवहार और चरित्र से युक्त हो गए। काशी कौन नहीं आया, किसी को भी देख लीजिए, किसी भी बड़े आदमी को देख लीजिए। और आज भी ऐसी स्थिति उत्पन्न है कि काशी में आने के लिए सभी लोग लालायित होते हैं। यद्यपि इसका कारण अलग भी हो सकता है। यहाँ पे कण कण में शंकर है। हमारी जो फिलॉसफी है वो कहती है कि हर आदमी को महत्व देना चाहिए। ये पता नहीं है कि किसमें भगवान है, किसी में भी हो सकते हैं। काशी पहले से ही मान रही है, चाहे जो भी कुछ भी है, सब कुछ कंकड़, उसमें भी शंकर भगवान है और उसी रूप में काशी उसको देखने की कोशिश करती है। शंकराचार्य ने वैदिक धर्म की यहीं से पुनः प्रतिष्ठा की। यहाँ पे शंकराचार्य जी आए और यहीं से उन्होंने जो एक समय ह्रास हुआ था उसको उठा करके आगे बढ़ने की कोशिश की। हम भक्ति संप्रदाय को पढ़ते हैं और भक्ति संप्रदाय में हम देखें उनके जो प्रवर्तक हैं स्वामी रामानंद जी, उन्होंने काशी में शिक्षा प्राप्त की थी। और भक्ति मार्ग में यदि आप देखेंगे तो काशी का योगदान जो है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। सर्वात्मा सर्वभूतेषु का संदेश तथा समता की स्वर गंगा ने भारत की चार धारा को काशी के द्वारा ही प्रभावित किया। वैष्णव मत के प्रवर्तक, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, स्वामी वल्लभाचार्य भी काशी में शिक्षित हुए। वल्लभाचार्य की शिक्षा दीक्षा काशी में हुई और फिर उन्होंने वैष्णव मत का जो है पूरा प्रचार प्रसार अनेक स्थानों पर किया। गौतम बुद्ध का उल्लेख मिलता है। आप बहुत से लोग आप सारनाथ में गए होंगे और आपने वो देखा होगा। और वही जो बुद्धिज्म है दूसरे स्थानों पे चला गया, वो वैश्विक हो गया। हमारे यहाँ उसका महत्व थोड़ा कम हो गया स्थान प्रचार प्रसार, लेकिन अन्य देशों में यदि आप जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे। चाइना की बात आप कर रहे थे, थाईलैंड में चले जाएं, आसपास के अनेक अन्य राष्ट्रों में आप जाएं, वहां पर आप देख सकते हैं कि बुद्ध धर्म का कितना प्रचार और प्रसार हुआ। क्योंकि काशी की कोई बराबरी नहीं, कोई भी शहर काशी की बराबरी नहीं कर सकता। वो स्वामी तुलसीदास, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, उनका अखाड़ा भी है जहां वो रहते थे। वो स्थान भी सुरक्षित, जहां पर हनुमान जी उनको कोड़ी के रूप में थे और यहीं पर रह करके उन्होंने
अपनी रचना जो है उसको लिखा। तो बहुत बड़ी बात है काशी के लिए। और राम भक्ति का जो प्रचार प्रसार उन्होंने प्रारंभ किया उसकी मुख्य स्थली जो है वो काशी रही है और आज भी वो सब सुरक्षित है। तुलसी घाट पे यदि आप जाएंगे, तुलसी घाट में महंत जी के मकान के बगल में अंदर घुसेंगे, वहाँ जो हनुमान जी की मूर्ति और उसके बगल में लिखा हुआ है यही पे तुलसीदास जी अपनी रचना को लिखा, यही रहते। वो भवन आज भी सुरक्षित है। और इसी तरह से बहुत सारे इस प्रकार के ऐतिहासिक धरोहर हैं जो काशी में अभी भी सुरक्षित है। तो अनादिकाल से हम देख रहे हैं कि काशी जो है ज्ञान का पीठ रही है और आज भी है। काशी विद्वत परिषद काशी में है, उसके महत्व से हम सभी लोग परिचित हैं और अपने जीवन काल में प्रत्येक मनुष्य, खास करके हमारे देश के सभी लोग यह कोशिश करते हैं कि अपने जीवन काल में कभी न कभी काशी निश्चित रूप से वास करें। वैष्णव, शैव, तांत्रिक, बौद्ध, जैन इत्यादि अनेकानेक संप्रदाय के लोग इस नगरी को अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। जैनों के भी तीर्थंकर यहाँ पे रहें और आप तिरुपुर में उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई स्थान है जहाँ पर जैन धर्मियों का मूल स्थान रहा। पुराना एवं प्राचीन संस्कृत साहित्य को देखें, विशिष्ट तीर्थ स्थल होने के साथ काशी की संस्कृति, साहित्य और व्यापारिक महत्ता का व्यापक वर्णन उसमें मिलता है। काशी ऐसा नहीं है कि ज्ञान और अध्यात्म की केवल नगरी रही, इसका ज्ञान दूसरे क्षेत्रों में भी रहा है, व्यापारिक क्षेत्रों में भी रहा है, निर्माणी क्षेत्रों में भी रहा है, उत्पादन के क्षेत्र में भी रहा है। और काशी तब से लेकर के आज तक यथावत वैसे की वैसे ही प्रतिष्ठित है। वैदिक धर्म के केंद्र इस नगर में अनेकानेक शास्त्रार्थ हुए। दशाश्वमेध नाम सुनते हैं, 10 अश्वमेध यज्ञ उसी स्थान पर हुए थे, इसीलिए उसका नाम दशाश्वमेध पड़ा। पहले भी काशी आप नहीं जानते, हम लोग जिस समय आए थे उस समय जो काशी का स्वरूप था एक विशेष प्रकार का था। और जो हमसे पहले आए उनसे जब आप वर्णन सुनेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा, कहीं कोई आबादी, कोई बसावट नहीं थी। चौक थाने के पास तक गंगा नदी बहती थी, वहां पर शवों का विसर्जन और वो उनका जो है अंतिम संस्कार किया हुआ करता था। स्थान स्थान पे जंगल थे, स्थान स्थान पे तालाब, कुंड सब थे और उनका उसमें से कई आज भी उसी तरह से बचे हुए हैं, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने उल्लेख किया, अनेक विदेशी विद्वान काशी में पढ़ने आए और उन्होंने यहाँ पर ज्ञान का अर्जन किया और काशी को उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि काशी के कारण जो है हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ के विद्वान संस्कृत साहित्य, दर्शन और आयुर्वेद इत्यादि की शिक्षा देने तक्षशिला और देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी जाते थे, जो उस समय के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि वेदों में न हो, लेकिन महाभारत में काशी राज्य का उल्लेख है। संत कबीर, गुरु नानक, रविदास, चैतन्य महाप्रभु जैसे अनेकानेक महापुरुष यहाँ आए। कबीर एवं रविदास की जन्मस्थली भी काशी। और अगर हम दूसरी तरफ से देखें, क्रांतिकारियों को देखें, तो चाहे वो सुशील कुमार लाहिड़ी हो, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, जितेंद्र नाथ सान्याल हो, ये सभी वीर को जन्म देने का गौरव जो है काशी को प्राप्त है। किसका किसका नाम लें, अनेकों ऐसे नाम हैं, अनेकों स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका जन्म काशी में हुआ था और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय जी से आप सभी परिचित हैं। मालवीय जी का योगदान जो है आप जानते हैं। मालवीय जी ने जिस क्षेत्र में भी हाथ रखा उसी क्षेत्र में उन्होंने सफलता प्राप्त की। और मालवीय जी कई विधाओं के जो थे ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान थे। गायन और वादन को भी आप देख रहे हैं, काशी की एक शास्त्रीय परंपरा, एक अलग परंपरा। ठुमरी जो है काशी की देन। बनारस घराने को आप देखते हैं, पूरे विश्व में बनारस घराना आज भी प्रतिष्ठित है और अभी भी बनारस के कई लोग जर्मनी गए, मेरे मित्र हैं, उनका पूरा चारों बच्चे उनके बजाते हैं। और सब के सब जो है इस समय जर्मनी के अनेक शहरों में घूम रहे हैं। और आपको ये भी गर्व होना चाहिए कि काशी में जो ये नहीं हुए हैं, बल्कि हमारे विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की है उनमें से कई। राजन साजन का नाम आपने सुना, तो राजन मिश्र जी जो थे वो हमारे समाजशास्त्र विभाग में। इसी प्रकार से अनेक जो बड़े कलाकार हैं इस शहर के, उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ली। काशी में जन्म हुआ वो अलग बात है। एक पूरा का पूरा मोहल्ला आप देखते होंगे, उस मोहल्ले में उन्होंने उसी तरह से बना रखा है। उनकी गलियों को उसी तरह से अभी हाल ही में उसका जो है नवनिर्माण किया गया है और उसको प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। ये हमारे यहाँ की बहुत बड़ी परंपरा है। और संस्कृत उर्दू के विद्वान भी बहुत, डॉक्टर साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आपने सुना होगा, प्रेमचंद का नाम, जयशंकर प्रसाद, संपूर्णानंद, रामचंद्र शुक्ला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मौलवी महेश प्रसाद, महाराजा जय सिंह इत्यादि उल्लेखनीय, कृष्णमूर्ति। और मैडम ने जो अभी उल्लेख किया था माता आनंदमयी करपात्री जी महाराज, हम लोग ने देखे हैं। करपात्री जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। दुर्गाकुंड के मंदिर में जो थी बलि प्रथा होती थी, उन्होंने उसको रोकवाया। और जब धर्म संघ की बात आपने की, धर्म संघ करपात्री जी महाराज की ही कर्मस्थली रही है।
और पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसके अंदर हाल ही में एक नया मंदिर बन गया, जाके एक बार देखिए कितना अद्भुत कितना सुंदर मंदिर बना है। आप में से शायद ही कोई गया, एक दिन जाके देखिए, आपको आश्चर्य हो जाएगा। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। हम लोग का जो जरी का जो वस्त्र है, काश खिलौने, रेशमी इत्यादि सभी जो है काशी के कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। तो वस्तुतः हम लोग अगर कहें तो मरण ही मंगल जहाँ, वस्त्र धारण ही विभूषण, कौपिन कुश निर्मित जहाँ का वस्त्र, वह काशी अनुपम है। मतलब ऐसी काशी जो है अद्भुत है, जहाँ मरना ही मंगल है। तो भगवान वेदव्यास का चतुर्वेद, अष्टादश पुराण, महाभारत आदि के कर्ता प्राय 6000 वर्ष पूर्व यहीं थे। और रामनगर क्षेत्र में शिव जी की आज्ञा से काशी के बाद किन्हीं कारणों से वेदव्यास जी को भेज दिया गया था। लेकिन आज भी वेदव्यास का मेला वहां पर रामनगर में लगता है। और महामुनि अगस्त्य की तपस्थली भी काशी है। चारों पीठ तीर्थ शंकराचार्य एवं सभी वैष्णव के पीठ शक्ति पीठ है जहाँ अवस्थित है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। विविध शास्त्रों की रचना स्थली है, योगियों का केंद्र है। काशी भारतीय संस्कृति की मूल 3 धाराओं जिसके बारे में उल्लेख कर रहा था, वैदिक धारा, आगमिक जो तांत्रिक धारा है एवं पौराणिक को अपने में समाहित करते हुए सर्वश्रेष्ठ है। ये काशी के कुछ गुण हैं जिन पर मैंने अपनी बात आपके समक्ष रखने की कोशिश की। तो जब हम कैरोलिन को देखते हैं इस संदर्भ में जिसमें डॉक्टर साहब ने बात की, तो उसने कहा कि जो 21वीं सदी है उसमें अध्यात्म और विज्ञान परस्पर अंतर संबंधित हो जाएंगे। विज्ञान अध्यात्म के बिना कुछ नहीं रहेगा और अध्यात्म विज्ञान के बिना कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं अध्यात्म है विज्ञान। अपने को समझना बहुत कठिन है। डॉक्टर साहब ने बहुत साफ कह दिया कि जब आपको वो आता ही नहीं है, वो मार्ग जब आपके बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, उसको कैसे कह सकते हैं कि हम वेरीफाई उसको नहीं कर सकते। विज्ञान में हम लोग वैधता का प्रश्न उठाते हैं, देखने की बात करते हैं कि हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लेकिन ये उस विज्ञान से भी बड़ा विज्ञान और इसका एक दूसरा पक्ष भी है। विज्ञान जहां हमको ले जाता है वहां पर हमारा जीवन जो है वो असंतोषपूर्ण हो जाता है, हमारा जीवन अलगाव से पूर्ण हो जाता है, हमारा जीवन दुखी हो जाता है, हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अध्यात्म उस विज्ञान की कमी को दूर करता है और मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, सर्वसंता सब प्रदान करता है, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और हम लोग ये मान के चलते हैं, पुरुषार्थ का हम लोग उल्लेख करते हैं कि 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन ये पुरुषार्थ है क्या? तो पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो मनुष्य को सांसारिक सुख भोग के बीच ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखाता है। तो ये बहुत बड़ा है। हमारा जो अध्यात्म है, जो भारतीय अध्यात्म या हिंदू अध्यात्म की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसको समझना आसान नहीं है। पूरा का पूरा जीवन ऋषि मुनियों ने उसमें खपा दिया, उसको समझाने की कोशिश की। और अगर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि अध्यात्म और विज्ञान का क्या संदर्भ है, क्या संबंध है। और आने वाले समय में इस पर भी चर्चा और होगी, क्योंकि जो समाज जिस तरह से तेजी से आगे बदल रहा है, उस बदलते समाज में अध्यात्म का महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सबकी रुचि जो है, इस समय जो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैं, उनकी रुचि भी अध्यात्म की ओर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जब मैं तो कभी कभार APJ अब्दुल कलाम जी के साथ रहा तो देखता था कि वो गीता बहुत पढ़ते थे, तो बोलते थे कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ। बाकी चर्चा नहीं करते थे वो समाज विज्ञान, क्योंकि मैंने 1-2 बार कोशिश की उनसे कि मैं इस पर चर्चा करूँ, तो मुझे साफ मालूम चल जाता था कि इनकी रुचि जो है समाज विज्ञान में नहीं है, विज्ञान की ओर। लेकिन उस विज्ञान में इतने प्रकांड वैज्ञानिक होने के बाद भी कहीं ना कहीं असंतोष का भाव उनके अंदर था और उस गीता को पढ़ करके उस भाव को जागृत करने की कोशिश करते थे। और उसी के आधार पर आपने देखा होगा कितनी प्रसन्नता प्रतिष्ठा उन्होंने प्राप्त की। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने भी बहुत समय ले लिया, मैं आपका आभारी हूँ। देर तक बैठे कार्यक्रम करेंगे तो बहुत स्पेसिफिक होगा, कुछ ही समय के लिए रहा करेगा, जिससे कि अन्य गतिविधियां जो है वो प्रभावित न हो। शब्दों के साथ बहुत होता है। शुक्ला जी भी हैं या हमारे समाचार समूह जी न्यूज में शायद है, यहाँ जो शुक्ला जी यही विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और आए हुए हैं वाराणसी को कवर करने के लिए, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो विषय छूट गए थे हम इनको आपने बेहतर तरीके से रखा। काशी का उल्लेख सर महाभारत से पहले रामायण में भी है। राम की जब दूसरी पत्नी मतलब दूसरी शादी की बात आती है तो काशी के राजा की बेटी की बात आती है। और सर ने भी ये कहा कि वेदों में नाम से जिक्र नहीं है, लेकिन काशी अनादि नगरी है। सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम स्टूडेंट सर एक मैगजीन निकालने हैं जिसकी पहले प्रति मैंने परसों भी भेंट की थी हरिवंश नारायण सिंह जी को, आज आपको भेंट करना है। मैं डीन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रति को अपने हाथों से हरिराम सर को भेंट करें।
एक फोटो ले लेना, इसमें हम भी आ जाए। अब इस महामना के प्रांगण पूर्ण आहुति हुई है और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए मीनाक्षी जान को आमंत्रित करता हूँ। प्लीज बैठो। धन्यवाद। इस सभागार में मंचासीन अतिथियों एवं इस सभागार में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को सादर अभिनंदन एवं मेरा प्रणाम। जितने यहाँ शिक्षकगण उपस्थित हैं उनको मेरा नमस्कार, शोधार्थी एवं छात्र छात्राओं को मेरा स्नेहाशीष। टॉपिक तो आप लोग सुन ही चुके हैं, विषय वस्तु इतना व्यापक है कि उस पर बोलना मुश्किल है, लेकिन चूंकि महिला अध्ययन केंद्र में हूँ तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि विज्ञान एवं अध्यात्म अगर सोच के देखें तो विज्ञान शक्ति है और अध्यात्म पुरुष है सांख्य दृष्टि के अनुसार, क्योंकि विज्ञान की एक अपनी सीमाएं हैं और उसका जो गाइडिंग फोर्स है पुरुष है वो अध्यात्म है। और अगर साधारण जिंदगी में भी अगर हम देखें तो अगर अपनी वैज्ञानिक सोच हो और आत्मा आपका जो मन है वो आध्यात्मिक हो तो दोनों